हेलो एवरीवन। मैं आज ये जो अपना ऑफिशियल पेपर है जेई मेंस का पब्लिश होने के बाद 24 जनवरी का उसके फर्स्ट पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स के बारे में क्या सही है। तो ये जो फ्रियॉन होता है ये क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दीज आर रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लाइन तो गलत है और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रियॉन्स किसे कहते हैं? दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑल रेडिकल्स आर कॉल्ड फ्रियॉन्स, ये भी गलत है। दीज आर केमिकल्स कॉजिंग स्किन कैंसर, जी नहीं। ये तो बेसिकली ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन के लिए जवाबदेह है। तो ये एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इसका सही आंसर है दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, कि इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में आर क्या है। तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे बेंजीन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है रादर, और इस कीटोन को एसिटिक एसिड में ये लिया हुआ है और सोडियम साइनाइड यहाँ पर रिएजेंट है। तो Na+Cn-, Cn- इज न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा? तो ये सबसे पहले यहाँ कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ऐड करेगा। तो ऐड करने के बाद क्या बन गया आपके पास? तो ये बेसिकली ये मैकेनिज्म क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये जो बनने वाला है ये यहाँ बन जाएगा ETOH एंड H+। यहाँ पर हम लोग इसको हाइड्रेशन करके यहाँ पर OH और यहाँ पर C∧N और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? मिथाइल हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? तो अब यहाँ पर इसके बाद हाइड्रोलिसिस करके ये हमारे पास COOH हो जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? OH एंड COOH एंड मिथाइल एंड क्लोरो। ये H+ से हो गया और H+ और S इथाइल अल्कोहल के साथ यहाँ पर एक और घटना घटने वाली है कि यहाँ पे बन जाएगा ईस्टर। तो ये जो ईस्टर बनेगा तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है कि यहाँ पे जो ईस्टर बनेगा तो ये ईस्टर हो जाएगा इस कार्बन पे। तो यहाँ पर हमारे पास OH तो रहेगा ही और ये हो गया हमारे पास COOCH3 और यहाँ पे हो गया मिथाइल और ये क्लोरो। ये कौन सा प्रोडक्ट है? तो ये प्रोडक्ट हुआ हमारा Q। अब कहता है कि इस ईस्टर के ऊपर अगर 2 मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज कर दे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग कर दे, 2 मोल का प्रयोग कर दे तो क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि ईस्टर के ऊपर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करते हैं तो अल्कोहल बनता है। और सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, कैसे क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास जो बेंजीन रिंग है ये तो इंटैक्ट है। ये जो बेंजीन से लगा हुआ क्लोरो है इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है और बेंजीन के ऊपर जो OH है तो यहाँ का है ना OH भी यहाँ पर एक OH तो खा जाएगा। और अब जो हमारे पास यहाँ पर है C∬O OR, तो इस OR के अंदर में आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे पहला मोल इसे रिप्लेस करेगा और ये बनेगा इस तरीके से Cl COH एंड मिथाइल और यहाँ बन जाएगा C∬O मिथाइल। ये मिथाइल कहाँ से आया? तो ग्रिग्नार्ड से। अगेन ये तो एक मोल का यूज हुआ। अगर अगले मोल को हम यूज करेंगे तो ये जो कीटोन है यहाँ पर फिर ऐड करेगा और ये हमारे पास क्या बना देगा? यहाँ पे बन जाएगा क्लोरो और यहाँ हो गया हमारे पास OH एंड मिथाइल और इस कार्बन पे भी हो गया OH एंड 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है। अब रही बात इस पूरे के अंदर में ये कौन सा प्रोडक्ट है जो इससे मिलता जुलता है। तो आप यहाँ देखें कि क्लोरो हमारे पास, ओके हाँ यहाँ देखें, अब इस कार्बन में, इस कंपाउंड में हमारे पास OH भी है और यहाँ भी OH है और यहाँ पर 2 मिथाइल है जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि पहले केस में हमें क्या करना है? साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन बनाना है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है और देन आफ्टर इथाइल अल्कोहल से ईस्टर बनाना है। और वो ईस्टर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनाएगा? तो अल्कोहल बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, चूंकि हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेस दिए हुए हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ये कौन सा हमारा कंपाउंड X है जिस कंपाउंड पे फॉर्मल्डिहाइड को KOH के साथ रिएक्शन कराया जाए, फिर उसके बाद पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराया जाए और अंतिम में H3O+ दिया जाए, तो यहाँ पर वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे उल्टा चलना है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बना के दिया गया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास बना हुआ ये कंपाउंड H3O+। तो H3O+ या H+ की हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट स्टेप में यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि पहला नंबर मिथाइल अल्कोहल इन KOH, दूसरा नंबर KCN अल्कोहलिक और तीसरा नंबर H3O+ एंड H+। तो इसको हमने यहाँ पूरी की पूरी सॉल्यूशन बनाई हुई है, इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। अब आप उल्टा चलिए कि ये जो कंपाउंड था ये बना कैसे। तो लास्ट वाला रिएक्शन था हमारा एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन कब होगा, जब हमारे पास अल्कोहल और ईथर होंगे, अल्कोहल के साथ एसिड होगा। तो अल्कोहल और एसिड मिलकर के इसे बनाया है और ये ईस्टर है। तो हमने क्या किया कि ईस्टर वाले बॉन्ड को तोड़ दिया। तो ईस्टर वाले बॉन्ड को जैसे ही आप तोड़ेंगे तो आपके पास अल्कोहल और एसिड बन गया। अगले नंबर पे ये एसिड आया कहाँ से, तो ये एसिड आया है हाइड्रोलिसिस से। किसके हाइड्रोलिसिस से, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से। तो एसिड के जगह पे हम लोगों ने साइनाइड लगा दिया, तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड हो गया कि एस्टरिफिकेशन से पहले, ईस्टर बनने से पहले जो एसिड था वह एसिड कहाँ से आया, साइनो से। और अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये साइनो कहाँ से आया, तो ये साइनो हमारे पास साइनाइड से आया है। तो साइनाइड से आने से पहले यहाँ क्या था, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड थे, तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। अब रही बात अगला कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है क्या हमारे रिएक्शन में यही था या ये कहीं और से आया है, तो इसका जवाब है कि ये हमारे पास OH- और फॉर्मल्डिहाइड से आया है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक एल्डिहाइड था जिस पे एक एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, OH- यहाँ प्रोटॉन ले गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन करके फॉर्मल्डिहाइड पे ऐड हुआ। तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन से यहाँ पर ये कंपाउंड मिला है। तो कुल मिला के समझें ये क्वेश्चन टफ है। तो पहला स्टेप है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरे स्टेप में यहाँ पर आपने क्या किया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ साइनाइड, कि जो आपके पास एल्डिहाइड कीटोन है वहाँ साइनाइड को आपने ऐड किया। तीसरे स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस किया, साइनाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। और चौथे स्टेप में यहाँ पर H+ दे करके हमने इसे क्या बनाया, एस्टेरिफिकेशन किया है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये प्रोडक्ट 4 स्टेप में बना है, 4 अलग अलग रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियस इट इज टफ क्वेश्चन, तो ये एक टफ क्वेश्चन है जो इस बार जेईई मेंस में आया है। अगेन एक अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। लॉजिक यहाँ पर बहुत क्लियर स्टेटमेंट आप पकड़ पाएंगे कि सही है या गलत है, लेकिन असर्शन में उसका रीजन सही है या नहीं है तो ये गलत है। जैसे यहाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड इज ए स्लो रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेज। क्या ये लाइन सही है? मान लिया जाए कि हमने कहा RCl, तो RCl का हाइड्रोलिसिस किया है तो ROH बन गया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर RCl में पहले हम आयोडाइड डाल दें तो बेसिकली यहाँ पर बनेगा RI, और RI चूंकि आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप है तो जब यहाँ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ROH आसानी से बनेगा। तो पहला लाइन तो सही है, और इस लाइन में आयोडाइड का क्या रोल है, एज ए कैटलिस्ट। तो आयोडाइड का रोल है कैटलिस्ट के रूप में, तो असर्शन ए तो सही है। रीजन, आयोडाइड इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा है, तो आयोडाइड ने यहाँ न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले किया और क्लोराइड को बाहर किया। एज वेल एज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये भी अच्छा है कि आयोडाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि क्या ये सही एक्सप्लेन कर रहा है? तो जी नहीं, सही एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए था कि यहाँ पे ये लिखा होता कि आयोडाइड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो इसलिए इसके बारे में हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन होगा 4 कि बोथ A and R are true and both A and R are true and R is the correct explanation of A। यहाँ ध्यान रखिए
कि ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि दोनों ही सही हैं। और यहाँ पर और बेटर होता कि अगर ये लिखा जाता कि ये कैटलिस्ट है। एनीवे, तो यहाँ पर गलत तो नहीं है, तो इसलिए हम इसे फोर्थ ऑप्शन को मार्क करेंगे कि दोनों ही लाइन सही है और बेसिकली गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और इसके लिए गुड लिविंग ग्रुप भी है। तो दोनों ही लाइन सही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है, ये और अच्छा होता कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दिया जाता कि ये कैटलिस्ट है। एनीवे, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इनफैक्ट कुल मिलाकर के ये सारी बातें यही बता रहे हैं, इसी के कारण तो कैटलिस्ट है। इसीलिए यहाँ पे आंसर हो गया 4 कि दोनों लाइन सही है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, सही सही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉरएड्रेनालिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो नॉरएड्रेनालिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्वेश्चन कहाँ है? तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अगर आप जाएंगे ड्रग्स के अंदर में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये टर्म। तो एनसीईआरटी बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉरएड्रेनालिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये लाइन सही है। अगला, लो लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन इज नॉट द काउज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन। यहां ध्यान दीजिए कि लो लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन इज नॉट द काउज ऑफ डिप्रेशन, इज नॉट द काउज ऑफ डिप्रेशन। ये दिस इज लाइन, दिस वर्ड इज रॉन्ग। बेसिकली दिस इज द काउज ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पर पहला क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट क्या हो गया कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर इज 3। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर ये फैक्ट है, ये एनसीईआरटी में स्पष्ट मेंशन किया हुआ है और आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, कि अगर आपके पास 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तो इनमें सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा? तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हमें 2-3 बातों को देखना है। पहला नंबर कि सबसे अधिक स्टेबल कौन होता है? तो जिसमें चार्ज नहीं होता, और अगर चार्ज हो तो ऑक्टेट पूरा हो। यहां ध्यान रखिए, सबसे अधिक ऑक्टेट सबसे कहां पूरा है? तो यहां पे प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर है, तो ऑब्वियसली यहां पर कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, तो यहां पे हमारे पास 2 4 इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन है 6। तो और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पर है, तो 2 2 4 और 2 बॉन्ड 6 और 2 8। तो सबसे अधिक स्टेबल तो हमारा ये है। तो क्लियर कट है कि डी इज मोस्ट स्टेबल। तो डी सबसे अधिक स्टेबल है। अच्छा, अब देखा जाए सबसे कम स्टेबल कौन सा है? तो आपने अभी भी देखा कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। तो अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये सबसे कम स्टेबल है, तो ऑब्वियस है कि सी इज द लीस्ट स्टेबल। तो डी और सी हमारे डिफाइन हो गए। अब रही बात ए और बी में अच्छा कौन है? तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम ऑक्टेट नहीं देख पा रहे हैं, ऑक्टेट आइडेंटिकल है, दोनों केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों केस में नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बराबर हैं, दोनों केस में चार्ज सेपरेशन भी बराबर है, तब क्या देखा जाए? तो यहां देखना है पड़ोसी को, कि अगर पड़ोसी पे आइडेंटिकल चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सन होंगे, और इस रिपल्सन के कारण ए इज लेस स्टेबल देन बी। बी के केस में क्या होगा कि यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी बी ए सी। अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ डी बी ए सी है क्या? तो यहाँ पर डी बी ए सी नहीं है। तो या उल्टे मायने में देखें कि डी इज मोस्ट स्टेबल, तो डी इज मोस्ट एंड सी इज लिस्ट। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि जहां डी बी ए सी है। तो ऑब्वियस है कि ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इट शुड बी बोनस। एनीवे, यहां देखिए, तो यहां पर क्या दिया कि डी बी ए सी, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन एनटीए ने यहां आंसर क्या दिया है? आंसर दिया है 4 CDAB। सी
CDAB। तो कहीं ना कहीं एनटीए से चूक हो गई है डी की स्टेबिलिटी को लेकर के, और इसलिए इस क्वेश्चन को, हालांकि एनटीए ने इसमें करेक्शन नहीं किया, लेकिन नहीं करने का मतलब भी थोड़ी होता है कि फैक्ट बदल जाए। द करेक्ट आंसर इज, तो करेक्ट आंसर इज, उसका आंसर क्या होना चाहिए था, बोनस होना चाहिए था, और ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था CABD। डी इज मोस्ट स्टेबल। क्यों? यहाँ ऑक्टेट सबके पूरे हैं, और सी में क्यों नहीं है, तो सी में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता, करेक्ट आंसर शुड बी CABD। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपके मन में है कि एनटीए में मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, तो ये देख लीजिए, आपके सामने एक एग्जांपल है, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चाहें तो इस पर आप खुद भी डिस्कस कर सकते हैं, किताबों में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है, और एनटीए ने इसे रिटेन किया, गलती किया है, और इसे करेक्शन होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन ए इज, तो यहां पर ए क्या है, तो ये बेसिकली हमारे पास डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और H+Br है। तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा कार्बन नंबर 1 पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा कार्बन पे मिथाइल, और यहाँ भी मिथाइल, यहाँ हो गया प्लस चार्ज। ओके, तो अगर किसी मिथाइल के कार्बन पे प्लस चार्ज है और बगल में स्ट्रेन है 4 मेंबर का है, तो ये फैल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि इससे क्या बन जाएगा, तो ये 5 मेंबर का रिंग बन गया, और यहाँ पर 2 मिथाइल हो गया, यहाँ प्लस चार्ज हो गया। ओके, अब क्या होना चाहिए, तो अब यहाँ होगा कि यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, तो नाउ दिस विल रीअरेंज। तो अब ये रीअरेंज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होती है, कार्बोकेटाइन की विशेषता होती है रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंज कर जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो गया रीअरेंज करने के बाद। अब इसमें क्या करना है, तो जो Br हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, उस Br को लाके हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, Br। तो ये ध्यान दीजिए। तो बेसिकली ये कौन सा रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ साथ क्या है, रीअरेंजमेंट भी है, रिंग एक्सपेंशन भी है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़े से जो टेक्निक है उसको यहाँ यूज किया गया। तो अब यहाँ देख लीजिए कि ये कौन सा आंसर है, तो वो जगह पे 5 मेंबर का रिंग, तो ये दोनों नहीं है, तो 5 मेंबर का रिंग ये दोनों है, और इन दोनों में 2 अलग अलग कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, 2 अलग अलग कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ ब्रोमो। दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 47, और एनटीए का आंसर भी सही है और अपना भी आंसर सही है, ये मैच करता है। अगेन, ए एंड बी फॉर्म्ड द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर। अगर इस सेट ऑफ रिएक्शन में ए और बी क्या है, किससे मैच करता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम फिनॉल के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास जो अल्कोहल है, यहाँ पे HBr का यूज करते हैं और हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। कहाँ पर होगा, तो क्या यहाँ पर हो सकता है इस कार्बन पे, तो जी नहीं, बेंजीन पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है, एलाइलिक यहाँ पर फिनाइलिक कैटायन नहीं बनते हैं, तो इसलिए यहाँ नहीं होगा। कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे। तो सबसे पहले बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, H+ के साथ वाटर चला जाएगा, और उसके बाद ब्रोमीन आ जाएगा। तो पहला आंसर तो हमारे पास क्या आ रहा है कि बेंजीन पर OH एंड CH2Br। तो ये आंसर तो सही हो सकता है। ऐसे और भी जहाँ जहाँ आ रहे हो, तो ये भी आंसर सही हो सकता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकंड के बारे में कि सेकंड क्या कहता है। इस केस में क्या होने वाला है, OH एंड OCH3। तो अभी हमने आपको बताया कि कभी भी बेंजीन जो फिनॉलिक बॉन्ड है ये नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सीट बेल्ट के साथ लगा करके बैठा है, मतलब रिजोनेंस में बैठा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे हम प्रोटोनेशन कराएंगे, और अब क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर ब्रोमीन मिथाइल पे अटैक करेगा, और मिथाइल पे अटैक करके CH3Br बनाएगा, और उसके साथ साथ बेंजीन पर आपके पास क्या बन जाएंगे, 2 OH बन जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर कहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पर आपके पास देखना है कि OH CH2Br, और यहाँ पर OH एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH। तो ये आपका आंसर कौन सा है, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन में कहीं कोई एरर आ गया है। OH एंड CH2OH, सॉरी, यहाँ देखिए OH एंड CH2OH, CH2OH की जगह Br, ठीक है, OH एंड CH2Br, OH एंड CH2Br, ये आंसर है।
लेकिन यहाँ पर OH और यहाँ पर Br आएगा नहीं, और यहाँ पर OCH3 कैसे होगा? तो यहाँ पर आंसर कुछ और है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बना हुआ है। यह देखिए, तो आंसर तो हमारा सही है, ये यहाँ पर नहीं है, मतलब जो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन कोई एक होगा, आप उसको बना लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा। पहले केस में ए वाले आंसर में क्या होगा कि यहाँ पे होगा आपका OH और यहाँ होगा CH2OH, और बी वाले केस में आपके पास क्या होगा कि ये यहाँ भी होगा OH और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा OH। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको अपने आंसर की से मैच करा लेंगे कि दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये ए और बी यहाँ है, जो कि यहाँ पर कहीं कोई एरर है, हो सकता है मैं देख लूँ यहाँ पर ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि 4 में यहाँ पर एरर क्या है कि यहाँ पर ये बेसिकली Br के जगह पे OH लगा हुआ है, Br के जगह पे OH लगा हुआ है, बेंजीन पे कभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। NTA ने भी यही दिया है और अपने रिजोनेंस में भी यही दिया गया है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरेसिल इज ए बेस प्रेजेंट इन RNA विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरेसिल इज। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, आसान सा क्वेश्चन है कि आप यूरेसिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिए, और मॉलिक्यूलर चूंकि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और है ना, तो दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर का फार्मूला निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो बड़ा आसान सा अप्रोच, ये भैया यूरेसिल हो गया C4H4O2N2, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, तो इतना मॉलिक्यूलर मास है। नाइट्रोजन कितना है, तो 14 गुना 2 28 ग्राम है, इनटू 100 बाई दिस वन, तो ये आंसर क्या हो गया 25%। तो ये छोटा सा आसान सा क्वेश्चन यहाँ न्यूमेरिकल में, इंटीजर में, तो ये आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में कितने मोल AgCl बनेंगे, एज्यूमिंग कि ये हमारे पास 1 मोल है। अगर ये 1 मोल है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो कितने मोल बनेंगे। तो कंसेप्ट सिंपल सा है कि जहाँ जहाँ 3 डिग्री होगा वहाँ तो कार्बोकैटायन बन के क्लोराइड निकल जाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा आसानी से। अच्छा, यहाँ क्या होगा, ये तो बेंजाइलिक पोजीशन है, ध्यान दीजिए 2 डिग्री बेंजाइलिक। 2 डिग्री बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन इवन 2 डिग्री। तो यहाँ पर बेसिकली 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर भी आपके पास कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पर भी AgCl का प्रेसिपिटेट निकलेगा, और यहाँ पर भी आपके पास OH आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट में यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। अब देखते हैं क्या यहाँ पर OH होगा। जी नहीं, यहाँ पर OH नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन जो है स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ, अच्छा क्या यहाँ भी हो सकता है, तो जी नहीं। ये कौन सा पोजीशन है, तो वाइनाइलिक पोजीशन पे कार्बोकैटायन नहीं बनते, तो ऑब्वियस है कि यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। तो कुल मिला के कितने क्लोरीन का लॉस हो रहा है, तो 2 क्लोरीन का लॉस हो रहा है। कितने मोल सिल्वर क्लोराइड बनेंगे, तो 2 मोल सिल्वर क्लोराइड बनेंगे। द आंसर इज 2 एंड द आंसर इज 2। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई हम लोगों ने ये पूरे के पूरे पेपर को डिस्कस कर लिए, और इस पेपर में एक क्वेश्चन में एरर हम लोग को मिला है। ओवरऑल इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हम लोग टफ साइड में रख सकते हैं। ओवरऑल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर किया गया है, और एक अच्छा सा सेट कोशिश थी NTA की इस पेपर को बनाने में। ओके, इसी के साथ डिस्कशन कंप्लीट, और हम लोग अगले मिलेंगे अगले डिस्कशन के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।